उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत में समान नागरिक संहिता और कांवड़ यात्रा को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। आज हमारे साथ उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। बस सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आज पहला सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसको लेकर थोड़ा सा। देखिए, जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो विधानसभा के चुनाव से पहले हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी साहब ने एक ऐलान किया कि यदि हमारी सरकार दोबारा आती है तो हम समान नागरिक आचार संहिता लागू करेंगे। और सौभाग्य की बात यह है कि हमारी सरकार को दोबारा जनता ने मैंडेट दिया, यानी कि इस बात को उन्होंने स्वीकारा। तो पहली हमारी जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक, उसमें एकमात्र जो एजेंडा था वो था समान नागरिक आचार संहिता के विषय पर निर्णय लेना। वो हमने लिया। उससे आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति गठित की है और इस बात की मुझे खुशी है कि वो बैठक उनकी लगातार चल रही है। 4 जुलाई को पहली बैठक इसी उत्तराखंड सदन में उस समिति के द्वारा की गई। आज फिर एक बैठक उनकी हो रही है, यानी कि उनकी समिति की भी गंभीरता दिखती है और सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो भी दिखती है। तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि जो ये इनकी बैठकों में जो निचोड़ निकलेगा, जो ये हितधारकों से इनका फिर संवाद होना है, उसके आधार पे, चूँकि आज समान नागरिक आचार संहिता का जो आवश्यकता है देश को भी मुझे लगती है और मेरे प्रदेश को भी लगती है। इसी आधार में आज ये देश का पहला राज्य ऐसा है जिसने इसको लागू किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय पे ये पूरे अन्य प्रदेश भी और देश की सरकार भी इसको ज़रूर लागू करे, ऐसा मैं आग्रह भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये आज की आवश्यकता मुझे लग रही है। और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस पर बहुत अच्छा निर्णय लिया और तुरंत निर्णय लिया और वो कहीं ना कहीं अब आपके सामने उस निर्णय की अनुपालना में काम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सर, दूसरा सवाल है कि कांवड़ यात्रा को लेकर इस समय हरिद्वार में काफ़ी भीड़ चल रही है, तो सरकार और पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, लगातार कांवड़ यात्रा के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है, माननीय संस्कृति मंत्री जी ने बैठक ली है, हमारे अधिकारियों ने बार बार बैठकें ली हैं। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक बैठकें हुई हैं। 2 साल जो कोविड के गए उस दौरान प्रतिबंधित थी कोई भी यात्रा, कांवड़ यात्रा विशेष रूप से, और इसी दौरान कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है और आज से प्रारंभ हो रही है। 16 तारीख से तो इसमें वेग बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से भीड़ बढ़ेगी। तो उसके लिए हमारा प्रशासन भी मुस्तैद है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हमारी सरकार ने पहले 3 करोड़ का बजट जारी किया, फिर अब हमने, चूँकि मैं वित्त मंत्री के नाते भी कह सकता हूँ, 2 करोड़ का और बजट जारी किया, क्योंकि हमें लगा कि संभावना हमारे कांवड़ी की बढ़ने वाली है, व्यवस्थाओं की दृष्टि से ज़रूरी है, हमने प्रावधान किया है। साथ में हमारे यहाँ लगातार चाहे स्वास्थ्य को लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके, कानून व्यवस्था को लेके और अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको लेके हमारे यहाँ पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्थाएं हमारे स्तर पे, सरकार के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे हो गई हैं। और अब हमारे यहाँ बहुत जल्द जो कांवड़ बढ़ने वाली है उस पर हम व्यवस्थित तरीके से हम लोग इस कांवड़ यात्रा को हम संपन्न कर पाएंगे। लेकिन मेरा सभी कांवड़ियों से आग्रह है, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक भावना से जुड़ा हुआ विषय है, एक धार्मिक और आध्यात्म की दृष्टि ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। आज से नहीं, परशुराम के टाइम से, और फिर आप कहिए कि जो श्रवण कुमार थे उन्होंने अपने माता पिता को उस कांवड़ पे बैठा के पूरे तीर्थ की यात्रा उन्होंने कराई थी, तब से कांवड़ यात्रा का महत्व है। ये उस महत्व को समझते हुए, उसकी महत्ता समझते हुए सभी से मेरा आग्रह है कि वो आइए धार्मिक दृष्टि से, और जो दिशा निर्देश बार बार हमारे सरकार के द्वारा कहे जा रहे हैं उसका भी अनुपालना करें और बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे भाव से, अच्छे मन से, क्योंकि कांवड़ यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। मैं देखता हूँ कि मैं अभी 3-4 दिन पहले गंगोत्री गया, गंगोत्री से लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं और आप देखिए कांवड़ लेके नहीं आ रहे हैं, कई लोगों को मैंने देखा कि वो जो धरती पे लेट के और एक निशान लगाते हैं, फिर उससे आगे बढ़ के मतलब एक साक्षात एक दंडवत करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं।
तो अब आप उसको क्या कहेंगे? तपस्या नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे भावना से जुड़े लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, उनका अभिनंदन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। सभी से मेरी अपील है कि बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग इस यात्रा में भाग लें और अपने गंतव्य की तरफ बढ़ें, क्योंकि माँ गंगे सब पे कृपा बना के रखे, भगवान भोले सब पे कृपा बना के रखे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना भी कर रहा हूँ। सर, कहा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर एक नशे और ड्रग्स को लेकर कुछ ऐसे कहने में आया कि उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है और सरकार उसके लिए पूरी तरह मुस्तैद है और गंभीर है। लगातार इसके लिए हमें जो हमारे टास्क फोर्सेस हैं वो कड़ाई से कार्रवाई भी करती है। जो केमिस्ट हैं उनके यहाँ छापेमारी भी इस रूप में यदि शिकायत मिलती है तो करती है। जहाँ जहाँ इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो हमारे प्रशासन उसके लिए गंभीरता से कार्रवाई करता भी है। हाँ, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि कुछ ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, खासकर युवाओं में। मैं उनसे ही अपील कर रहा हूँ कि देखिए, अपने भविष्य को संवारिए। ये नशा और ये इस प्रकार के ड्रग्स लेना ना तो आपके शारीरिक रूप से आपके हित में है, ना मानसिक रूप से आपके हित में है, ना सामाजिक रूप से अच्छा है, ना पारिवारिक रूप से अच्छा है। इससे जितना बचाए उतना अच्छा है। लेकिन सरकार इसके बारे में गंभीर है और आने वाले टाइम पर यदि इसमें और कड़ाई बरतनी होगी तो सरकार बरतेगी। आप सर उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं, उस आपके पिटारे में जनता को लेकर क्या ख्याल कुछ है? देखिए, वो पिटारा तो अभी जो हमारे यहाँ बजट पेश हुआ था उसमें हमने खोल दिया है। सब जानते हैं उसमें युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके और हमारे किसान को लेके, व्यापारियों को लेके, यानी कि जितने भी हमारे लोग हैं सबके लिए हमने उसमें प्रावधान किया है। और आप जानते हैं, पहली बार उत्तराखंड में मैं जब वित्त मंत्री बना तो हमने जितने हितधारक थे, और हमारे यहाँ 2 ही कमिश्नरी हैं, एक गढ़वाल और एक कुमायूं, और हमने कुमायूं कमिश्नरी का जो नैनीताल में एक हितधारकों की बैठक की 14 मई को, और 19 मई को देहरादून में सभी हितधारकों की गढ़वाल मंडल की एक बड़ी बैठक हमने ली। और सौभाग्य से दोनों बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। और स्वाभाविक तौर से इसके साथ साथ जो हमने ईमेल आईडी जारी की थी उनके माध्यम से जनता से भी हमने सुझाव मांगे और उन तमाम सुझाव को अपने बजट में हमने जोड़ा भी है, उनके प्रावधान को स्वीकार भी किया है, उनके सुझावों को माना भी है और उसको लेके हमने बजट प्रस्तुत किया। अब आप देखिए, घसियारी योजना जो पहले हमारी पहली सरकार ने लागू की थी, घास लेने गई महिला को चोट लगती थी, लेकिन अब उसके बाद वो जब उसके सामने एक संकट था, घसियारी योजना लागू हुई। कम लागत में पशु चारा हमारी सरकार दे रही है। 4 जिलों में लागू होती है। अब की हमने 9 जितने पर्वतीय 9 जिले हैं, 9 के 9 जिले में हमने इसको लागू करने का काम किया। हमने ओपन जिम शहरी क्षेत्र में देने का काम किया। जो हमारा, चूँकि सैनिक प्रदेश है, हमारा युवा प्रदेश है, हमारे युवाओं के लिए हम कुछ करें उसके लिए हमने उसका प्रावधान किया है। हमने कृषि क्षेत्र में प्रावधान किया है। हमारा ये 75वां आज़ादी का महोत्सव हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उसके लिए 75 गांव चयनित करेंगे, उसमें सारी जितने भी सुविधाएं उसमें देने का काम करेंगे। हमने राजस्व पुलिस को मोटरसाइकिल देने का काम किया है कि एक पहाड़ी क्षेत्र से दूसरी दूर तक जाने में उनके पास यदि साधन नहीं है तो न्याय लेट से मिलेगा, जिसका नुकसान हमारी जनता को होगा, उसके लिए हमने मोटरसाइकिल देने का काम किया है। व्यापारियों के लिए जो 5 लाख तक का बीमा था, हमने उसे 10 लाख रुपए देने का काम किया है। यानी कि अनेकों प्रावधान इस बजट में हमने किए हैं। मैंने कहा ना, पिटारा खुल चुका है, उस पिटारे को अब हम जो है जनता के बीच में परोस रहे हैं। और मैं इस बात को लेकर संतुष्ट हूँ कि जनता ने, हितधारकों ने, तमाम व्यवसायियों ने, व्यापारियों ने, महिलाओं ने, कृषकों ने, अन्य हमारे होटल व्यवसाय ने, सब ने इसको अच्छा बजट माना है और उन सब ने मुझे बधाइयाँ दी है। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। सर, आप बजट तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, जनता को भी खुश है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे कि उत्तराखंड के अंदर विकास नहीं हो रहा है या बीजेपी विकास नहीं कर रही है। ऐसा लगातार विपक्ष। देखिए, यदि सरकार भारतीय जनता पार्टी की विकास नहीं करती तो 2022 में लौट के नहीं आती। ये पहली बार हुआ उत्तराखंड के अंदर कि जब से उत्तराखंड बना 2002 में, जबकि हमने उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बनाया, लेकिन पहली सरकार जब चुनाव हुई तो कांग्रेस की बनी। 2007 में भारतीय जनता पार्टी की बनी, 2012 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, 17 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमने काम करके दिखाया। हमारे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, हमारे केंद्र सरकार का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला। और उसके बाद 2022 में चुनाव होता था। अब खुद हमारे मीडिया के तमाम लोग कहते थे 22 सीटें आएंगी, 25 सीटें आएंगी भी, कितनी आएंगी कुछ पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लौट के नहीं आएगी। लेकिन हमने काम किया तो जनता ने हमें वापसी दी 2022 में। फिर 2022 में 47 सीटों के साथ हमने वापसी की है।
का मतलब हमने विकास किया, जनता का विश्वास जीता है, हमारी केंद्र सरकार ने काम किया है, तभी तो हम लोग सत्ता में लौट के आए। तो यानी कि हम लोग विकास की बात करते हैं, वो परिवारवाद की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। इसी का परिणाम निकला है कि आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ सरकार चला रही है, दूसरी पारी बढ़िया वारी खेल रही है। और आप देखिए, हम लोग तो सरकार चला रहे हैं, जनता की सेवा में लगे हैं, उधर कांग्रेस में विखंडन जैसी स्थिति दिखाई देती है। तो जनता ने उन्हें 2022 के चुनाव में भी नकारा है। लोकसभा के चुनाव में 2014 में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 19 में 5 की 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी को, अनेकों निकाय भारतीय जनता पार्टी के पास, जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारे ब्लॉक प्रमुख ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पास। तो विपक्ष और कांग्रेस का इस बात के बाद कहना कि साहब विकास नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जनता का उपहास उड़ा रहे हैं। जनता मैंडेट हमें दे रही है, तुम्हें बाहर कर रही है, इसका मतलब हमारी बातों पे वो विश्वास करे, हमारे विकास पे भरोसा करे, तभी तो हमें बार बार जिता रही है ना। तो इसलिए मैं जनता का धन्यवाद कर रहा हूँ। और विपक्ष कांग्रेस जो कुछ कहे उनका विषय है, हमारा काम है करना और उनका काम है कहना। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। ANB न्यूज़ शिवम पांडे, दिल्ली।